अस्सलाम वालेकुम, आप फेस टू फेस देख रहे हैं। मैं हूं मोहम्मद अकबर बाजवा। जनरल फैज़ हमीद की गिरफ्तारी, उसके बाद बहुत सी और गिरफ्तारियां, फिर उसमें से कुछ ऐसी गिरफ्तारियां कि हिरासत की खबरें चल गई टीवी के ऊपर, और फिर बाद में आ गया कि नहीं जी ये जो वो मैं बात कर रहा हूँ साबिक आईजी जेल खाना जात की, कि वो बेग साहब तो वो तो खैर घर पे बैठे हुए हैं। वो खैर खबर बड़ी मुसद्दका थी जब आई, लेकिन उसके बाद ये सब मामला तो हो गया। अच्छा, सारी चीज़ें जाके जो जुड़ रही हैं वो 9 मई के साथ, हर चीज़ को हुकूमत की कोशिश ये होती है कि वो एक गिरफ्तारी है, दूसरी या तीसरी है, उसमें सहूलतकारी का इल्ज़ाम है, चाहे वहाँ पे अफरा तफरी फैलाने का इल्ज़ाम है, चाहे कोई और इल्ज़ाम है, उसको जाके 9 मई के साथ जोड़ा जाए और 9 मई में इमरान खान साहब को उसके साथ जोड़ा जाए। कल राना सनाउल्लाह साहब ने इंटरव्यू देते हुए फिर कभी उन्होंने कहा कि ये गैर मुल्की साजिश भी थी, फिर उन्होंने कहा फैज़ हमीद भी इसके मास्टरमाइंड्स में से एक है। उससे पहले वो ये भी कह चुके हैं कि इमरान खान भी इसके मास्टरमाइंड्स में से एक है। तो ये सारी सूरत हाल जब चल रही है, और इस वक्त बड़ा वैसे तो बहुत अरसे से ज़ेर अताब है, ऑन द रॉन्ग साइड ऑफ द माइटी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, इसमें शक नहीं है। लेकिन उसी वक्त में अगर पार्टी के अंदर भी बहुत सी दरारें हों और पार्टी में भी रहनुमा आपस में चोंचे लड़ा रहे हों, लड़ रहे हों, एक दूसरे के खिलाफ बयान आते रहे हों, उसमें समझ नहीं आती कि मामला है क्या। शेर अफजल मरवत साहब का भी कुछ इसी तरह का मामला, इसी तरह का निज़ाम रहा पार्टी के अंदर, और फिर मेरा ख्याल है कुछ 2.5-3 महीने के बाद आज उनकी मुलाकात हुई इमरान खान साहब से। उन्हीं से जान लेते हैं, हमारे साथ मौजूद हैं शेर अफजल मरवत साहब, कि उनकी मुलाकात कैसी रही। बहुत शुक्रिया मरवत साहब, आपने वक्त दिया। मुलाकात आपकी आज इमरान खान साहब से होना थी, वो भी गई है, बल्कि मुलाकात कैसी रही सर? मुलाकात सबसे पहले तो ये बताइए। बहुत शुक्रिया। खान साहब से मुलाकात जो है मेरी तकरीबन 3 माह के बाद हुई, और बाकी ये 3 माह के दौरान जो हुआ वो सब आपके नोटिस में हैं। तो खान साहब से मिला और खान साहब से गिले शिकवे हुए, और खान साहब ने जो हैं मुझे तहम्मुल से सुना, मेरे गिले शिकवे जो हैं वो भी सुने, और इसके बाद खान साहब ने जो है मुझे मेरी हिम्मत बंधाई और कहा कि पार्टी को आपकी खिदमत दरकार हैं, और आपने उसी तरह जदोजहद करनी है और उसी जज्बे के साथ। तो इसके बाद मेरे से गौर साहब, नईम हैदर पंजोता साहब, हमारे केपी के इंफॉर्मेशन मिनिस्टर मिशाल यूसुफजई, ये सब मौजूद थे। तो बहरहाल बड़ी खुशगवार रही, और काफ़ी अरसे के बाद अपने लीडर को मैंने देखा, और उन्होंने कहा कि हम बड़े अरसे के बाद आए हो, तो लिहाजा ये हियरिंग को मिस न किया करें, तो लिहाजा आइंदा इंशाल्लाह मैं तवातर के साथ जाऊंगा। मरवत साहब, आपसे और आपके पार्टी की लीडरशिप से जो गिले शिकवे थे उनके बारे में, ये तो खान साहब के साथ आपने जो किया, और जाहिर है कि आपने गिले शिकवे किए होंगे, कुछ लोगों के नाम भी लिए होंगे, उनके बारे में क्या कहा इमरान खान साहब ने? मैंने खान साहब से गुजारिश की, मैंने कहा कि जी चूंकि आपको बहुत सारी बातें जो हैं वो सही नहीं बताई जाती हैं, और जिसका खान साहब ने खुद भी एतराफ़ किया कि सियासत चीज़ ही ऐसी है। खान साहब ने मुझे एक बात कही, और उन्होंने मुझे कहा कि जो क़यादत या जो लीडरशिप की क्वालिटीज़ मेरी ज़ात में कौम को नज़र आई और जो कद काट बना है, ये खान साहब के अल्फाज थे। तो खान साहब ने कहा कि ये फितरी बात है कि इससे जेलसी भी पैदा होती हैं, और ये जो है इतराज़ात भी फिर साथ में होते हैं, तो लिहाजा इन चीज़ों को उनकी तलकीन थी कि बर्दाश्त करना चाहिए। तो लिहाजा खान साहब ने मुझे समझाने की कोशिश की, और बहुत सारी चीज़ें जो मैंने उनके नोटिस में दी, गोया मैंने उन्हें ये भी एक बात कही कि अगर मेरे हवाले से कोई शिकायत आती है तो आप बैरिस्टर गौर साहब जो हैं उनसे पूछा करें, या उनको फ़राइज़ दें, या फिर अली अमीन खान को दें, सीनियर क़यादत हैं, और ये इन पे मेरा भी एतमाद है कि आपको सच्ची बात बताएंगे। तो खान साहब ने फिर कहा कि आइंदा जो है कोई ऐसी बात होगी तो मैं खुद डायरेक्ट आपको कहूँगा, और उन्होंने ये भी साथ में कहा कि मुझे ताकीद की कि भाई किसी का नाम न लें, अगर कोई शिकवा शिकायत भी हो मुझे आके बताओ, और साथ में बैरिस्टर गौर साहब को कहा कि अगर शेर अफजल के हवाले से कोई बात करेगा या कोई मीडिया पे बात करेगा तो
ये गोया मरवत खान साहब साहब ऐसे वक्त में और उन्होंने कहा जब पार्टी अच्छी खासी मुश्किलात का शिकार है, आगे यूं लगता है कि जैसे मजीद शायद बढ़ जाए मुश्किलात, आपस के जो इख्तलाफात और आपस की जो पार्टी के अंदर दरारें थी वो अपनी जगह पर मामला रह गया। कल केपी के अंदर हमने देखा एक वजीर साहब हैं, उनको कैबिनेट से फारिग किया गया, उसके बाद केपी की बहुत सारी लीडरशिप उनके हक में बोल पड़ी। अली अमीन गंडापुर साहब को जो रिपोर्ट मिली उसमें यह था कि ये करप्शन में मुलव्विस है। वो क्या कहानी, ये कुछ डिस्कस हुआ केपी के हवाले से, अली अमीन गंडापुर वजीर आला केपी के हवाले से कोई बातचीत इमरान खान साहब से? खैर मैं तो अपने मसले मसाइल के लिए गया था, लेकिन मेरी मौजूदगी में ये बात ज़रूर डिस्कस हुई केपी के हवाले से। केपी के जो मिनिस्टर इंफॉर्मेशन है बैरिस्टर साहब वो भी मौजूद थे, मिसाल यूसुफजई साहबा मौजूद थी। तो खान साहब ने, जो मैंने उनकी ज़बानी सुना, उन्होंने बैरिस्टर गौर साहब को कहा कि आतिफ खान जो हैं उनको कहें कि मुझसे मिल लें। ठीक है। और दूसरा उन्होंने, खान साहब ने बैरिस्टर गौर साहब को ये भी कहा कि अली अमीन खान की हुकूमत को नुकसान देना या गिराने की कोशिश करना, खान को गिराने की कोशिश ताबीर होगी। किसी सूरत में उन्होंने हत्ता ये भी कहा कि अली अमीन को फारिग करने से ज़्यादा बेहतर होगा कि मैं असेंबली डिज़ाल्व कर दूँ। अच्छा। लेकिन ये नहीं होगा और कि जो है गवर्नमेंट को कमज़ोर किया जाए। उन्होंने इस चीज़ पे जोर दिया कि आतिफ खान या उनके जो दोस्त हैं उनके कोई गिले शिकवे हैं तो उसमें इंटरफेयर करें और इन मामलात को खुशअस्लूबी से जो है हल किया जाए। यही बात उन्होंने पंजाब के हवाले से भी की। मैं यही पूछने लगा था, पंजाब का भी मामलात कुछ इसी तरह के चल रहे हैं। हमाद अजहर साहब का के इख्तलाफात हैं लीडरशिप के साथ और दीगर मामलात हैं यहाँ पे, उस हवाले से उन्होंने क्या बात की वहाँ पे? जी बल्कि मैंने एक तजवीज़ भी दी खान साहब को। अच्छा। मैंने कहा कि ये जो मेरा मसला था तो इसमें जिम्मेदारी बनती थी सीनियर क़यादत की कि वो कोई मसालियत का किरदार अदा करते। तो लिहाजा पार्टी में अगर इख्तलाफात इस तरह पैदा होते हैं तो कोई एक कमेटी होनी चाहिए जो लोगों को बिठाए एक टेबल पे, जिस तरह मेरे मामले में किसी ने हमें बिठाने की कोशिश ही नहीं की। बिल्कुल ठीक। और यूं जो है ये इख्तलाफात मीडिया पे गए। तो पंजाब में केपी में अगर ऐसे मामलात हैं, हमारी पार्टी के दोस्त हैं और इन सबको एक टेबल पे बिठाने की ज़रूरत है। अच्छा मरवत साहब, आप ज़ाती तौर पे क्या समझते हैं इस बारे कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की इस वक्त जो करंट पॉलिसी है, पॉलिसी इन द सेंस के जो आपके मुतालिबात हैं वो इस तरह सिर्फ लिप सर्विस के साथ तो पूरे नहीं होंगे, ना सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करके होंगे, तो वो उसके परसुएंस के अंदर जो एहतजाज होने चाहिए या कोई रैली हो या कोई जलसा हो, इंतज़ामिया की इजाज़त अपनी जगह पे उसको बहुत रोबस्टली परसू करने की ज़रूरत है ना, कोर्ट्स के अंदर भी सब मामला को। आपको लगता है कि पॉलिसीज़ के अंदर कोई फ्लॉ है? पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ उतना तुंदही से नहीं मामला आगे चल रहे हैं जिस तरह से चलने चाहिए शायद? बड़ा ही पर्टिनेंट सवाल किया है आपने। आज खान साहब को मैंने ये बताया कि मैं, अगर आपकी ये पॉलिसी है कि हम जो हैं ये एनओसी के पीछे भागें और अदालतों के पीछे और एहतजाज की तरफ न जाएं, तो मैंने कहा मैं इससे इत्तेफाक नहीं करता हूँ। मेरी ज़ाती राय खान साहब के सामने मैंने ये पेश की कि हमें एहतजाज करना चाहिए, लोगों को पंजाब में और मुल्क के तमाम हिस्सों में निकालना चाहिए, हमें जलसे जुलूस धरने शुरू करने चाहिए क्योंकि लोग हमारी तरफ देख रहे हैं। और मैंने आता कि ये भी कहा कि अगर कोई बातें जो होती हैं कि जी दोबारा 9 मई का इर्तिकाब किया जाएगा, तो मैंने कहा ठीक है, आप एहतजाज मेरे ज़िम्मे कर दें, बाकी 9 मई होगा, कोई जिम्मेदारी होगी तो फिर मेरा काम होगा, क्योंकि जिस तरीके से एहतजाज करना है वो मेरा ज़ाती फैसला होगा पार्टी की लीडरशिप से डिस्कस करने के बाद। इसमें मेरी ज़ाती राय ये है कि हमें एहतजाज की तरफ जाना चाहिए और खान साहब ने इस राय को अप्रिशिएट भी किया और इस हवाले से शायद जल्द ही पार्टी कोई एक पॉलिसी मुरतब कर ले और हम अनकरीब इंशाल्लाह एहतजाज की तरफ जाएंगे। बिल्कुल ठीक है, लेकिन ये कि मैं आप ही की एक अभी आपने बात की कि अगर 9 मई जैसा कोई मामला बनता है तो फिर आप उसको देख लेंगे, लेकिन ये होना नहीं ना चाहिए इस तरह का मामला जिस तरह का पहले 9 मई हुआ था। मतलब वो पुरअमन भी तो हो सकता है सब मामला, एहतजाज जो आपका आईनी कानूनी हक है और हर पाकिस्तान के शहरी का है पुरअमन एहतजाज। देखिए मोहतरम, मेरी गुजारिश ये है ना जी कि 80 से ज़्यादा जलसे जुलूस कन्वेंशन मैंने किए 9 मई के बाद पूरे पाकिस्तान में जी।
कहीं एक गमला तक हमने नहीं तोड़ा, 44 पर्चे हमारे ऊपर दागे गए। ठीक है, हम कानून से वाबस्ता लोग हैं, आईन की पासदारी के लिए एहतजाज करेंगे। हम कोई हथियार नहीं उठाना चाहते हैं, हम कोई घेराव जलाव की सियासत नहीं करेंगे। लिहाजा हम ये 9 मई को भी तो 25 वर्कर हमारे शहीद हुए, 100 को गोलियां लगी और 4 जो है ताहाल बल्कि सारी उम्र के लिए अपाहिज हो गए हैं। 9 मई के नाम पे अभी तक हमारी क़यादत जो है सफ़र कर रही है और शायद लोग इससे खाइफ होंगे कि कहीं दोबारा 9 मई का इर्तिकाब ना हो जाए और फिर लोगों को। तो मैंने ये कहा है कि अगर कोई 9 मई बनाता है, हमारी कोई कोशिश नहीं है, लेकिन इस डर से एहतजाज ही न किया जाए कि फिर कोई केसेस बन जाएंगे। एहतजाज भी होगा और अगर कोई किसी को सर दरकार है कुर्बानी का बकरा तो वो हम हाजिर हैं। हमारे किसी एहतजाज के ताने बाने इमरान खान से न जोड़े जाए। बिल्कुल ठीक। अच्छा मरवत साहब, आप लाहौर तशरीफ़ लाए थे एक दफ़ा, मुझे याद है ये GPO चौक में एहतजाज था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, वहाँ पे पुलिस ने आपको हिरासत में लिया, कुछ देर के बाद उन्होंने छोड़ दिया आपको। उसके क्योंकि आप जहाँ पे जाते हैं आप हैं, इसमें तो कोई शक नहीं है। जैसे आप बता रहे थे कि खान साहब ने भी आपको ये कहा, यू आर अ क्राउड पुलर। लोग बहुत ज़्यादा आपको लोगों ने मोहब्बत दी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में, या लाहौर में भी आपके पास बहुत सारे लोग आपका सुन के यहाँ पे पहुँचे, लेकिन उसके बाद आप पंजाब नहीं आए गालिबन, जब एक दफ़ा GPO चौक से आपको गिरफ्तार किया गया था। तो अब की क्या पॉलिसी होगी? नहीं, ये मेरा ख्याल है आपकी मालूमात जो हैं इस हवाले से नाकिस हैं। मुझे पुलिस ने नहीं छोड़ा, पुलिस ने मुझे गिरफ्तार किया, फिर DC लाहौर ने मुझे 3 MPO के लिए 1 माह के लिए नज़रबंद किया। मैंने इसको हाई कोर्ट में चैलेंज किया, 6-7 अयाम के बाद हाई कोर्ट ने मुझे छोड़ा। दूसरी बात यह है कि इसके बाद भी मैं कई दफ़ा लाहौर गया हूँ, आपके TV शोज़ में मैंने शिरकत की है, लेकिन इसके बाद मैं कसूर गया हूँ। कसूर में मैंने लाखों का जलसा किया है। इसके बाद मैं उसी दिन लाहौर में भी जलसा था। इसके बाद मैं तलागंग गया हूँ, मैं इसके बाद लिया गया हूँ, इसके बाद मैं खानेवाल गया हूँ, साहिवाल गया हूँ। ऐसी कोई बात नहीं है कि हम हाजिर हैं और अनकरीब इंशाल्लाह लाहौर पहुँचेंगे, आएंगे, आप देखेंगे। ठीक है, यानी कि अब आप पंजाब में भी नजर आएंगे यहाँ पे। सर ये बताइएगा कि इस वक्त जो गवर्नमेंट की और एस्टेब्लिशमेंट की भी, ज़ाहिर है कि वो गवर्नमेंट के मुंह से हमें पता चलता है कि वहाँ पे क्या मामला चल रहे हैं। वो जो जिसको कहेंगे कि प्लान कह लीजिए या फिर इरादा कह लीजिए, वो ये है कि इमरान खान साहब इज़ नॉट कमिंग आउट ऑफ जेल, ये जेल से बाहर नहीं आएंगे और मज़ीद केसेस हैं, शायद मिलिट्री कोर्ट्स में ट्राई किया जाए। 190 मिलियन पाउंड के केस में अब एक अगली सज़ा बिल्कुल तैयार पड़ी है बकौल हुकूमत के। आपकी राय एज ए लॉयर इस सब मामले के ऊपर क्या है कि कितने इम्कानात आपको नजर आते हैं इमरान खान साहब के जेल से बाहर आने के, जल्द कह लीजिए या बदेर कह लीजिए? देखिए, लॉयर की राय की अब कोई मानी नहीं है पाकिस्तान में, क्योंकि कानून और इंसाफ जो है वो दूरबीन पे भी नज़र नहीं आ रहा है, ना आईन और कानून जो है वो फॉलो हो रहा है। अदालत ताहाल जो है आज़ाद नहीं हुई है, तो लिहाजा हम तो कानून और साबिका ये अदालती नज़ीरों को देख के राय दिया करते थे। अब तो ये सारी चीज़ें जो हैं, ख़वातीन नज़रबंद है 9 मई के नाम पे, लीडरशिप नज़रबंद हैं और ये 3 MPO के नाम पे एक DC एक शख्स के 4 3 MPO के आर्डर निकालता आया है और 5 जहाँ तक खान की रिहाई का ताल्लुक है, मैंने पहले भी कहा, आज 22 अगस्त को हमारा जलसा है। खान ने इस जलसे में मुझे अपना किरदार अदा करने का कहा है और खान साहब ने जिम्मेदारी अली अमीन खान की लगाई है और अली अमीन खान से मेरी बात हुई और इसके बाद ये जिम्मेदारी मुझे तफवीज़ हुई है कि इस्लामाबाद, पिंडी और पंजाब के लोगों को मैं रिसीव करूँगा और KP में जब ये KP के काफ़िले आएंगे तो मैं, ये बेसिकली खान की रिहाई का एक वाहिद वसीला है। जलसे, जुलूस, एहतजाज और अखीर में धरने, तो ये हमने करना है। तो खान को भी बाहर लाएंगे, कानून की हुक्मरानी का जो ख्वाब है वो पूरा होगा। अब डिपेंड करता है हुकूमतों पे, पंजाब या मरकज़ की हुकूमतों पे, कि वो हमारे साथ किस तरह पेश आते हैं। अगर वो हमारे साथ इंसानों वाला रवैया रखते हैं, कानून और इंसाफ के मुताबिक जो ट्रीटमेंट इन्होंने कभी दी नहीं है, लेकिन अगर ये तशद्दुद करते हैं, मार दाड़ करते हैं, तो मेरा ख्याल नहीं है कि इस मार दाड़ या तशद्दुद से हम डरेंगे। हमने ताज़ा तरीन मिसाल बंगाल में देखी हैं, तो लिहाजा अगर ये करेंगे तो अपना ही पता काटेंगे और हम पूरे
यानी डिटर्मिनेशन के साथ पाकिस्तानियों को उनकी हकीकी आज़ादी के ख्वाब से हम कनार करने के लिए निकलेंगे। बहुत हमने से लिया है, अब मजीद हमें डराया नहीं जा सकता। ठीक, क्योंकि पंजाब गवर्नमेंट तो एक दफ़ा नहीं 2 दफ़ा मरियम नवाज साहिबा जो यहाँ पे चीफ मिनिस्टर हैं वो बता चुकी हैं कि शी विल बी रुथलेस। वो तो रुथलेसली अगर किसी ने एहतजाज करने की कोशिश की या यहाँ पे किसी ने अमन को ख़राब करने की, इंतशार पैदा करने की कोशिश की, तो उनका तो जहन बड़ा क्लियर है इस मामले के अंदर। एंड सेम गोज फॉर द फेडरल गवर्नमेंट। अगर वो, हाँ बिल्कुल, अगर वो रुथलेस हुई या उन्होंने हमारे साथ रुथलेसनेस किया, तो ये भी आप और आपके तवज्जुह से आपके नाजरीन याद रखें कि फिर इनको पाकिस्तान में भी जगह नहीं मिलेगी। ये 4 लाख लोग बंगाल में निकले, रुतलेस थे ना, 300 मार दिए, तो क्या असर हुआ सीना का? यही असर इनका भी होगा। बात तो फिर वहीं पे मुतशद्दिद मामले के ऊपर आ जाती है ना, जिस पे हम 9 मई को कहते हैं कि वो तो चलें ठीक है, मिलिट्री इंस्टॉलेशंस के बाहर एक मामला ख़राब था, लेकिन ओवरऑल मुल्क के लोगों के जो जज्बात हालात है, मैं पिछले तो क्या मुल्क छोड़ दें? दुरुस्त, ठीक है, मुल्क छोड़ दें, इनको करने दें मैंडेट। इन्होंने चोरी किया, लोगों को मार रहे हैं, घरों में घुस रहे हैं, यानी इनका रास्ता ही ना रोकें, जुल्म और जबर के आगे सरनगू हो जाएं। ये जो करते फिरें करें इस डर से कि जनाब तशद्दुद हम तो नहीं करेंगे। बंगाल में तशद्दुद अवाम ने किया या रियासत ने किया? अगर ये तशद्दुद हम पे करते हैं, मारते हैं, तो इनको जो है अपने ही सियासी और अपने मुस्तकबिल के जो ताबूत है उसमें आखिरी कील ठोंकेंगे। पाकिस्तान में फिर इनकी जगह नहीं है। ठीक, बिल्कुल दुरुस्त आप फरमा रहे हैं। और अदालतों को कम से कम ये चाहिए कि वो अपने हुक्म को इम्प्लीमेंट करवाएं। जो एक फंडामेंटल राइट है पाकिस्तान के आवाम का, वो लोगों को मिलना चाहिए और अदालती हुक्म पर अमल दरामद हो, जो कि नहीं होता। वो जाहिर है कि तभी उसी सूरत में होगा जब अदालत भी कुछ अफसरान को जो बार बार उनका हुक्म नहीं मानते, वो बुला के उनको किसी जो उनमें जो पावर वेस्टेड है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की, उसको एक्सरसाइज करेंगे तो कुछ मामला कुछ बेहतर होंगे ना। अदालतों से भी ये तवक्को तो रखनी चाहिए ना। देखिए, अदालतें जो हैं, अदालतें नाकाम हो चुकी हैं। ये एक जलसे की इजाज़त पे बार बार तवीन अदालत की धमकियां देते हैं, लेकिन अमलन अगर अदालतें अवाम के हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ में कामयाब होती तो न कभी 9 मई होता, न पाकिस्तान में आज ये हालात होते। अदालतों की वजह से देखिए ये कहाँ का रूल अफला है कि एक शख्स, यानी शहरियार अफरीदी की मिसाल देता हूँ या अली मोहम्मद खान की मिसाल देता हूँ, 26 दफ़ा ये रिहा हो गए और 26 दफ़ा गिरफ्तार हुए। ये कानून है, ये अदालत को नज़र नहीं आ रहा है। तो लिहाजा भला हो, और खिराज तहसीन पेश करता हूँ बाबर सत्तार साहब जैसे लोग, अगर ये ऐसे जज ना होते तो शायद शहरियार अफरीदी आज भी जेल में पड़ा होता। ठीक, सही बात है। अच्छा सर, ये फरमाइएगा कि पॉलिटिकल फ्रंट पे एक मौलाना फजलुर रहमान साहब के साथ कुछ बातचीत चल रही थी। सुनने में आता है, हर दूसरे दिन आ जाता है कि भाई बहुत करीब पहुंच गया मामला, लेकिन बहुत देर हो गई है। मतलब देर से मुराद है काफ़ी माह गुजर गए हैं, उसमें कोई खातिर खा डेवलपमेंट ना उधर नजर आई है, या फिर दूसरा अचकजई साहब को किसी किस्म का टास्क दिया था इमरान खान साहब ने कि चलें आप बात करें पीपल्स पार्टी से, PMLN से, उधर भी नज़र कुछ नहीं आया। जुबानी जमा खर्च तो काफ़ी सारा है, लेकिन एक प्रॉपर एक तरफ बातचीत और उसके नतीजे में कुछ निकले या कोई बातचीत शुरू ही हो कम अज़ कम, वो भी नहीं है। और दूसरी तरफ अगर कोई इत्तेहाद बनना था फजलुर रहमान साहब के साथ, वो भी नहीं है। देखिए, इत्तेहाद की तरफ नज़रें जो हैं या तवक्को रखना कि जी ये इत्तेहाद होंगे तो फिर जदोजहद भी होगी और लोग निकलेंगे, मेरा ख्याल है हमें अवाम पाकिस्तान पे ही तकिया करना चाहिए, एतमाद करना चाहिए। और ये आपकी बात दुरुस्त है कि ये जो जिस अंदाज में ये JUI के साथ मुज़ाकरात की बात हुई और अचकजई साहब, मैं खुद भी समझता हूँ कि कोई ख़ास पेशरफ्त नहीं हुई है। और अगर ये चीज़ें वक्त के ज़िया का बाइस बन रही हैं तो हमें अपना फोकस अवाम पे जो है डाइवर्ट करना चाहिए। अचकजई साहब जो हैं और मौलाना साहब, इनके साथ बातचीत साथ में जारी रखनी चाहिए, लेकिन इस उम्मीद पे कि ये होंगे तो तब होगा। मेरा ख्याल है कि हमें अपना फोकस जो है वो पब्लिक की तरफ डाइवर्ट करना चाहिए। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, लास्ट क्वेश्चन सर, सवाबी में जिस वक्त जब लास्ट जलसा किया तहरीक इंसाफ ने,
वहां पर इस तरह का कोई इंदिया, बल्कि एक बात की गई कि यहां से अब केपी से इस्लामाबाद की तरफ भी मार्च हो सकता है। फिर उसके बाद ये आया कि देखते हैं अभी उसकी क्या डेट मिलती है, इस्लामाबाद में जलसे की क्या तारीख मिलती है। असद कैसर साहब का मैंने इंटरव्यू किया, उनसे मैंने पूछा कि आपका तो पार्टी का कोई इरादा था कि केपी से फिर केपी की सरहद पे यानी अटक के करीब कोई एहतजाज होगा, फिर वहाँ से जैसे अभी आपने बात की कि काफिले वो इस्लामाबाद की तरफ भी जा सकते हैं। उन्होंने कहा नहीं, हमने ऐसा भी कुछ नहीं सोचा हुआ। मतलब वो जो लोगों को पता था पहले कि ये प्लान बना हुआ है, हम तो जर्नलिस्ट जानना चाह रहे हैं कि प्लान क्या है। वो एक प्लान नजर आया, फिर दूसरा नजर आया, फिर दोनों ही खत्म हो गए। ये अभी 4 दिन पहले की बात है जब मैंने इंटरव्यू किया उनका। अभी एक ही प्लान नजर आएगा इंशाल्लाह। एहतजाज की जिम्मेदारियां जल्द ही इंशाल्लाह मैं खुद ये संभाल रहा हूं, तो लिहाजा एक ही प्लान होगा और वो पार्टी की तमाम क़यादत को मैं एतमाद में लेने की कोशिश करूंगा। लेकिन बहरहाल किस तरीके से एहतजाज होगा, पब्लिक को किस तरह मोटिवेट करेंगे, किस तरह मोमेंटम बनाएंगे, इस चीज़ों पे मैं अमलन फोकस करूंगा और ये मेरी जिम्मेदारियां होंगी। बिल्कुल ठीक, बहुत शुक्रिया। बिल्कुल ठीक, थैंक यू वेरी मच शेर अफजल मरवत साहब, आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आते हैं। हबीब अकरम साहब हमारे साथ होंगे। जनरल फैज हमीद को गिरफ्तार किया गया, उसके बाद कुछ और मिलिट्री ऑफिसर्स को, रिटायर्ड ऑफिसर्स को गिरफ्तार किया गया, उसके बाद डिप्टी सुपरिटेंडेंट अडियाला जेल की जो साबिक हैं उनकी गिरफ्तारी नहीं, उनके हिरासत में लिए जाने की एक खबर सामने आई। वो एक चेन ऑफ विटनेसेस यूं महसूस हुआ कि बनाई जा रही है, जो एंड पे होते हुए शायद इमरान खान तक पहुंच जाए, जिसका आज मैं इंदिया नहीं कहूंगा, डायरेक्टली हुकूमत ने यह कह दिया। वज़ीर इत्तलात ये कह रहे हैं कि मामला यहाँ पे रुकेगा नहीं, साकिब निसार का नाम भी ले रहे हैं और अल्टीमेटली जो उनका टारगेट नजर आ रहा है दैट इज इमरान खान। लेकिन अहम सवाल ये है कि हमें पता नहीं है कि इस वक्त जो लोग मिलिट्री की हिरासत में है उनके खिलाफ एग्जैक्टली इल्जामात हैं क्या, और वहाँ पे किस हवालों किन हवालों से तहकीकात जारी हैं। ISPR का क्या रद्द-ए-अमल वही होगा जो कि हुकूमत का इस वक्त। हमारे साथ सीनियर सहाफ़ी हबीब अकरम साहब मौजूद हैं। थैंक यू वेरी मच सर आपके वक्त का। क्या आप समझते हैं कि ये एक लड़ी में ये जो लोग पिरोए जा रहे हैं, फैज़ हमीद, फिर उसके बाद ये ऑफिसर्स और फिर और भी बहुत से नंबर्स आ रहे हैं कि और काफ़ी सारे लोग हैं, अभी अनाउंस नहीं किया गया उनका अरेस्ट, और बकौल एक वो हमारे एक सीनियर कहते होते हैं कि वो सजना महफिल असी तेरे लिए सजाई वाला मामला है कि ये इमरान खान साहब के लिए सब कुछ किया जा रहा है, ये वहीं तक पहुंचेगा मामला। आपको लगता है ऐसा है कुछ? देखिए, जब अब तक जो सबूत इकट्ठे हुए हैं वो तो हमारे सामने नहीं है, बाकी तमाम की तमाम स्पेकुलेशन है और ख्वाहिशात हैं। हम यकायक देख रहे हैं कि वो लोग जो बारगाह फैज़ में हाज़िरी दिया करते थे वो बुलंदो बांग दावे कर रहे हैं और बता रहे हैं फैज़ ने तो ये भी किया था, जनरल फैज़ तो यूँ भी किया करते थे, जनरल फैज़ न जाने क्या कुछ किया करते थे। तो अब वो सब लोग कल तक तो उनकी बारगाह में हाजिर हुआ करते थे, आज वो उनके खिलाफ हो रहे हैं, तो क्यों हो रहे हैं? इसी तरह जनरल फैज़ का जो ताल्लुक है इमरान खान के साथ, अगर वो इतना ही मजबूत होता तो इमरान खान क्या उनकी कुर्बानी देते जब वो ISI के चीफ, जब ISI के DG थे। उस मौके पर हमने देखा कि इमरान खान साहब ने कुछ पोजीशन तो ली कि उन्होंने कहा कि इनको यहीं पे रहना चाहिए, और उनका आर्गूमेंट ये था कि अफगानिस्तान की सूरत हाल ऐसी है कि जिस पे मुझे एक भरोसेमंद या ऐसा आदमी चाहिए जो वहाँ के तमाम मामला से आगाह हो। लेकिन उस वक्त जनरल कमर जावेद बाजवा एक डिफरेंट ओपिनियन रखते थे, और अल्टीमेटली देखा कि जनरल फैज़ के लिए इमरान खान ने अपनी हुकूमत जाती नहीं की, बल्कि उन्होंने जनरल बाजवा की बात रखी और उनकी बात को अहमियत देते हुए जनरल फैज़ को फोरगो कर दिया। तो अगर ताल्लुकात की गहराई का ये हद है या ये फैदम है कि जहाँ पे दोनों मिल के कुछ साजिश कर सकते हैं, तो जो सामने के वाक़यात हैं वो तो कुछ ज़्यादा इस बात की तस्दीक और ताईद नहीं करते। हबीब साहब, इमरान खान साहब ने कहा है कि जनरल बाजवा को कहकर नवाज शरीफ ने जनरल फैज़ को हटवाया। ये खैर उससे उस तरह से कनेक्टेड तो नहीं है मामला, लेकिन इस पे आपके पास कोई इन्फॉर्मेशन है या इस पे क्या तरजीह है आपका? देखिए, अगेन मैं उन वाक़यात के बारे में नहीं जाऊंगा क्योंकि कुछ के गवाह सिर्फ एक दो ही होते हैं या वही किरदार होते हैं जिन्होंने आपस में बात की होती है। अब इमरान खान ने जनरल बाजवा साहब को क्या कहा और जनरल बाजवा ने नवाज शरीफ से क्या सुना, ये सब चीज़ें ऐसी हैं जो शायद जिनका कोई चौथा आदमी गवाह मौजूद नहीं है।
लेकिन इसके साथ एक ऐसा वाकया जरूर हुआ है जिसकी गवाही पूरा पाकिस्तान दे सकता है, और वो वाकया ये था कि जब नवाज शरीफ साहब ने लंदन से गुजरांवाला में एक जलसे में खिताब किया था, तो उन्होंने नाम ले लेके किन को मतऊन किया था। उन्होंने नाम लिया था साकिब निसार साहब का, उन्होंने नाम लिया था जनरल बाजवा का, उन्होंने नाम लिया था जनरल फैज का, और भी शायद एक आध नाम था। लेकिन उन नामों पे हमने देखा कि कोई किसी ने रद्द-ए-अमल का इजहार नहीं किया, और बाद में वो मामला खुद ब खुद ठीक हो गए, और ठीक हो के यहाँ तक पहुँचे कि फिर जनरल बाजवा की मदद से नवाज शरीफ साहब ने और आसिफ अली जरदारी साहब ने एक तहरीक एतमाद भी पेश कर दी, और अब वो कहानी सबके इल्म में है, सब जानते हैं अच्छी तरह कि क्या हुआ। तो अब जनरल बाजवा ने जिसको कहा या जिसने जनरल बाजवा को कहा, ये सूरत तो पूरे पाकिस्तान ने देख रखी है कि जनरल फैज़ और जनरल बाजवा के साथ अलल ऐलान सबसे पहले अदावत का इजहार किसने किया था, तो वो तो नवाज शरीफ साहब थे। अब नवाज शरीफ साहब ने जिससे अदावत का इजहार किया, या नवाज शरीफ साहब को जो शख्स नापसंद था, हम देख रहे हैं कि उनके हालात कुछ ज़्यादा अच्छे नहीं हैं। इसका ये मतलब भी हो सकता है कि नवाज शरीफ साहब ने एक उसूली बात की थी, और दूसरा ये भी हो सकता है कि नवाज शरीफ साहब की दुआएं कबूल हो रही। नवाज शरीफ साहब की सर बात करते हैं, अभी वो आगे लेके आते हैं। नवाज शरीफ साहब ने तो कल यहाँ तक कह दिया है कि जनरल फैज़ के से मुतालिक जो थे उन पर जो पार्टी रहनुमा है वो जज्बाती बयानात ना दें। वो इतने सारे गिले शिकवे करते रहे, जनरल बाजवा का नाम लेने से मुकम्मल तौर पर गुरेजा रहे। इस मामले पर सर बात करते हैं, लेकिन एक मुद्दा ये है कि ये ISPR और हुकूमत क्या इस मामले पे सेम पेज पे होंगे? आई एम श्योर, लगता यूं है कि कुछ अरसे बाद ISPR इस पे मजीद क्लैरिटी देगा कि जो गिरफ्तारियां हुई वो क्या वहां पे इन्वेस्टिगेशंस या इंटेरोगेशंस चल रही हैं। लेकिन उससे पहले हुकूमत का एक जंपिंग टू द कंक्लूजन, जंपिंग द गन, जो आज और कल हुकूमत ने और परसों भी हुकूमत ने किया है, आपको लगता है कि ये उन्होंने कुछ भांप लिया है कि वहां पे क्या चल रहा है, अपने तौर पर किया है, या फिर इन कोऑर्डिनेशन है जो हुकूमत प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में बातें कर रही है? देखिए, जनरल फैज़ का मामला इतना सादा नहीं है कि उसमें बहुत सारे लोग इन्वॉल्व हो जाएं। वो बड़ा कॉम्प्लेक्स मामला है, और आर्मी के अंदर जब इस सतह के किसी अफसर का एहतसाब होता है, या उसको किसी ख़ास तौर पर कोर्ट मार्शल का सामना करना होता है, तो ये मामला कोई इतना सादा नहीं। और ख़ास तौर पर जनरल फैज़ जो DG ISI रहे हैं, जिन्होंने पाकिस्तान की सिक्योरिटी के अंदरूनी और बैरूनी जितने भी महाज हैं उन सब की खबर रखी है, तो अब ऐसे शख्स को जब आप एहतसाब के कटहरे में लाते हैं तो फिर मामला काफ़ी पेचीदा हो जाते हैं। और जिस कदर वो पेचीदा मामला है, और पाकिस्तान की तारीख को मद्देनजर रखा जाए, तो मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान की जो सिविल हुकूमत है, या वो हुकूमत जिसको आप शहबाज शरीफ साहब की क़यादत में बनी हुई मुंतखब हुकूमत भी कह सकते हैं, या ये इल्ज़ाम किसी दर्जे में लगा सकते हैं, उसको कुछ भी पता होगा। उसके सबूत यह है कि आप देखिए कि पहले यकायक बयानात सामने आते हैं, उसके बाद उन बयानात पे एहतियात का तकाजा सामने आता है, उसके बाद फिर वो उन बयानात का रुख इमरान खान की तरफ मुड़ जाता है, और इमरान खान को अंदर से कुछ सपोर्ट मिल रही है, इमरान खान के आज भी लाडला है। तो ये सारे का सारा जो नैरेटिव है वो तो PMLN का पहले से भी मौजूद रहा है। तो PMLN अपने पुराने नैरेटिव पे ही हार पाउन कर रही है, उसमें कोई नई बात नहीं है। अगर आप ये समझें कि मौजूदा हुकूमत इस पूरे मामले में कोई किरदार है, तो मुझे ऐसा नहीं लगता। सर, पुराना बयानिया चूंकि उस पर नवाज शरीफ साहब खड़े नहीं हुए, उसकी वजह से इलेक्शंस में भी उनकी पार्टी पिट गई, वो हमने देखा। उनको भी बड़ी अच्छी तरह से अंदाजा होगा। उसका सबूत हमें यह मिलता है कि नवाज शरीफ साहब कल खुद दोबारा एक दफा गिला करने लगे कि कुछ तो जिम्मेदारी लोगों की भी बनती थी, आपने भी हमारा उस तरह से साथ नहीं दिया। इसका मतलब यही है कि आपने वोट नहीं किया हमारे लिए। बट वो फिर कल कह रहे थे कि मुझे क्यों निकाला। मैं अभी भी वही सवाल पूछता हूं, नाम क्यों नहीं ले रहे? अब भी उनके पास क्या वक्त निकल चुका है कि अब भी कम अज कम अगर मौका बन ही गया है तो जनरल बाजवा का कह दीजिए कि यार फैज साहब का कर रहे हैं आप, साथ जनरल बाजवा का भी एहतसाब करें, साकिब निसार का करें या आसिफ सईद खोसा करें, जिसका भी करें। लेकिन जो मेन उसके अंदर उस वक्त के आर्किटेक्ट जो आपने अभी बात की, जिनको वो समझते थे जनरल बाजवा, उनका ना वो नाम लेते हैं और बाकी पार्टी को कहते हैं कि एहतियात के दामन आप हाथ से ना छोड़ें। क्या बनेगा आगे फिर? क्या ही बयानियां बनाएंगे? देखिए, मसला यह है कि इस वक्त नवाज शरीफ साहब लीडरशिप पोजीशन में नहीं है। इस वक्त नवाज शरीफ साहब इमामत नहीं करवा रहे, वो इक्तदा में है, वो मुक्तदी की हैसियत से बात कर रहे हैं। कौन सी सूरत पढ़ी जानी है, जहरन पढ़ी जानी है या दिल में पढ़ी जानी है,
ये बातें, ये फैसले अब नवाज शरीफ साहब नहीं करेंगे। नवाज शरीफ साहब वही कर सकते हैं कि अच्छा बिजली को ऐसे कर दो, बिजली को वैसे कर दो, नहीं तो मुझे क्यों निकाला, मुझे क्यों बुलाया, इससे ज्यादा कुछ नहीं हो सकता। जी, इमामत शहबाज शरीफ करवा रहे हैं फिर अभी। शहबाज शरीफ भी मुक्तदी हैं। अच्छा ठीक है, वो भी मुक्तदी हैं, फिर जाहिर है कि मरियम नवाज साहिबा भी उसी पिछली सफ़ों में ही आती होंगी। बिजली की जो आपने बात की थी, इस पे एक क्रिटिसिज्म हो रहा है कि नवाज शरीफ साहब, इसमें कोई शक नहीं है कि ही वॉज अ नेशनल लीडर, ही स्टिल इज अ नेशनल लीडर, और चले जाए उनकी पार्टी को हुकूमत दी गई है, विफाक में उनकी हुकूमत है, वो बैठ के सिर्फ पंजाब के अवाम के लिए रिलीफ का ऐलान कर दें, गो के साथ ये बताएं कि पंजाब अपने फलां डिपार्टमेंट्स में से बजट कट करके उसकी जगह पे करेगा, लेकिन उन पर यह तनकीद है कि यार आपके पास गवर्नमेंट तो सेंटर की भी है ना, और फिर आप एक नेशनल लीडर भी हैं, आपको बाकी सूबों का भी सोचना चाहिए था, आप सिर्फ पंजाब की बात क्यों कर रहे हैं? अकबर साहब, ओरिजिनली जो पाकिस्तान का पावर स्ट्रक्चर है, आप जानते हैं कि किस अंदाज से काम करता है और वहां पर फैसला साजी कैसे होती है। उस पावर स्ट्रक्चर में चंद दिन पहले ये फैसला किया गया था, जिसकी तायीद जो है फिर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जो लाहौर में मीटिंग हुई थी उसमें भी हुई थी, कि शहबाज शरीफ साहब बतौर वजीर आजम एक पैकेज का ऐलान करेंगे और वो सूबों से मदद भी तलब करेंगे। ये था ओरिजिनल प्लान, जिसमें पाकिस्तान के सारे स्ट्रक्चर के, सारे पावर स्ट्रक्चर के स्टेक होल्डर्स जो थे वो सेम पेज पे थे। जब ये फैसला हो गया तो अब जाहिर है शहबाज शरीफ साहब अगर ऐलान करते इस तरह का, तो मरियम नवाज साहिबा की पॉइंट स्कोरिंग नहीं हो सकती थी, और मरियम नवाज साहिबा खुद इस वक्त जिस पोजीशन में है वो वीटो पावर एक्सरसाइज नहीं करती। उनके नाम पर वीटो या उनके कहने पे वीटो पॉलिटिकली स्पीकिंग नवाज शरीफ साहब के पास है। तो नवाज शरीफ साहब ने ये बाकायदा तौर पर एक इनिशिएटिव लिया और उन्होंने शहबाज शरीफ साहब से पहले ऐलान कर दिया। और मैं आपको बताऊं कि एक पाकिस्तान के जो पावर स्ट्रक्चर के अंदर जो नवाज शरीफ साहब की ये सरगर्मी है कि जिस अंदाज से उन्होंने शहबाज शरीफ साहब से पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी, इसके हवाले से कुछ ज़्यादा अच्छा नहीं सोचा गया। इसको आप यूँ कहिए कि एक ज़रा बैड टेस्ट के साथ लिया गया है कि आपको एक इज़्ज़त से आप बैठे हुए हैं और आप पाकिस्तान के आज भी स्ट्रक्चर के साथ छेड़छाड़ करना चाह रहे हैं। पाकिस्तान के एक जब तय हो गया था कि शहबाज शरीफ साहब बतौर वज़ीर आज़म एक पैकेज अनाउंस करेंगे, तो पंजाब में बैठ के एक अलग से पैकेज अनाउंस करने की क्या ज़रूरत थी? ये सवाल इस्लामाबाद और गर्दोनवाह में पूछा जा रहा है। बिल्कुल ठीक है, एक छोटी सी ब्रेक लेनी है नाजरीन, ब्रेक से वापस आए। प्योरली जर्नलिज्म के हवाले से बात करनी है, और वो ये है कि मुसद्दका ज़राए से, मैं फिर अर्ज़ करूँगा मुसद्दका तरीन ज़राए से आपको एक ख़बर मौसूल हो और फिर उसके बाद शाम को वो बाउंस हो जाए, और लेकिन आप पे प्रेशर भी हो कि ये खबर आपने चलानी भी है, और फिर उसके बाद उसी खबर का मुतज़ाद आपको नज़र आना शुरू हो जाए, तो क्या करें उस पर? मैं बात कर रहा हूँ जो शाहिद सलीम बेग साहब, साबिक़ IG जेल खाना जात की हिरासत में लिए जाने की खबर आई, कहाँ से आई थी, कैसे आई थी, फिर उसके बाद वो क्या मामला बना, तो इस पे आगे एज अ जर्नलिस्ट और फिर एज अ व्यूअर आप हम इस चीज़ को किस तरह से लेके आगे चलना चाहिए हमें, और क्या मामला होना चाहिए आफ्टर दिस ब्रेक? किसी भी शख्स को जब गिरफ्तार किया जाता है तो ये अथॉरिटी पुलिस के पास है, FIA के पास है, एंटी करप्शन के पास है, NAB के पास है। जब ये कहा जाता है कि सिक्योरिटी इदारों ने गिरफ्तार कर लिया तो उससे, या हसास इदारों ने गिरफ्तार कर लिया, गिरफ्तार तो वो नहीं कर सकते, हिरासत में ले सकते हैं। ज़ाहिर है कि जैसे अब जिनका कोर्ट मार्शल के मामला हैं, जैसे जनरल फैज़ हमीद का था, तो उन्होंने तो वहीं पे होना था, लेकिन बाकी लोग, डिप्टी सुपरिटेंडेंट अडयाला जेल मोहम्मद अकरम को ये खबर दी गई, चली, अभी तक TV चैनल्स पे है कि उन्हें हिरासत में लिया गया। हबीब साहब, उनकी जो अहलियाँ हैं उन्होंने लाहौर हाई कोर्ट से रुजू किया, उन्होंने कहा मेरे हस्बैंड जो हैं वो हिरासत में नहीं है, वो अगवा है, मुझे तो पता ही नहीं कि वो हैं किसके पास। और फिर दूसरा मामला हुआ ये शाहिद सलीम बेग साहब वाला, जो कि साबिक़ IG जेल खाना जात थे, उनके हवाले से भी हमें ये खबर आई और ये चलानी थी कि वो हिरासत में है। अच्छा, किसकी हिरासत में? वही बताया गया कि सिक्योरिटी इदारों की हिरासत में है। शाम को उन्होंने अपनी एक फुटेज दिखा दी कि जनाब मैं तो यहाँ पे TV देख रहा हूँ और ये तो खबर बिल्कुल बेबुनियाद है, हालांकि पिछले 3 दिन से उनका नंबर भी कहीं ऑफ रहा था। तो क्या किया जाए इस सूरत हाल के अंदर? मुसद्दका इत्तला जब आ रही है आपके पास और वो आपने आगे देनी भी है, उसमें मजबूरियाँ भी हैं, और फिर उसके बाद वो इस तरह से बाउंस हो जाए, तो डिस्क्रेडिट तो अल्टीमेटली आवाम की नज़र में हम हो जाते हैं, हमें मुफ्त में। अकबर,
जब बहुत सारी खबरें सियासत के हवाले से आएँ तो वो दुरुस्त नहीं होती, बल्कि उनके अंदर बहुत सारी चीज़ें होती हैं। अब बहरहाल सियासत की खबरें आप चलाते रहते हैं और उसमें कुछ दुरुस्त हो जाती हैं, कुछ गलत हो जाती हैं। हमारे यहाँ चूँकि सियासत में कुछ ऐसे अनासर इन्वॉल्व हैं जो सियासत जिन्हें नहीं करनी चाहिए, तो इस वजह से इस तरह की खबरें आती हैं। लेकिन चूँकि वो अपनी नेचर में सियासी होती हैं, अपनी नौइयत में सियासी होती हैं, तो इस वजह से उनके हवाले से आपको वही पैमाना सामने रखना पड़ता है जो सियासी है, कि जिसमें कुछ खबर में ये उलझा या ये गुंजाइश रखनी होती है कि कल को ये गलत भी साबित हो जाए तो टीवी चैनल या रिपोर्टर या अखबार उसकी जिम्मेदारी ना हो। मैं आपको इसकी एक मिसाल देता हूँ। एक दफ़ा हुआ ऐसे कि एक पंजाब के एक वज़ीर थे जो शहबाज शरीफ साहब की काबीना में थे। उन वज़ीर साहब का नाम ना दहिंदगान की फहरिस्त में आ गया, और वो फहरिस्त ऐसी थी जो आपको याद होगा जिनको NRO मिला था, और उस वक्त नवाज शरीफ साहब की पार्टी NRO के बड़े खिलाफ थी। तो खैर उन्होंने एक रिपोर्टर को फ़ोन किया और उन्होंने कहा कि मैं प्रेस क्लब जा रहा हूं और मैं वहां जाके इस्तीफ़े का ऐलान करूंगा प्रेस कॉन्फ्रेंस में। उन रिपोर्टर का उनसे बड़ा अच्छा ताल्लुक था, तो उन्होंने वो खबर चला दी अपने टेलीविज़न के ऊपर। जब टीवी के ऊपर वो खबर चली तो उन्होंने उन वज़ीर साहब ने ये इंश्योर किया कि उस वक्त शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ साहब के सामने वही टीवी लगा हो जिस पे वो खबर चले। अच्छा। और जैसे ही वो खबर चली उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले, तो उन्हें फ़ोन आ गया और उन्होंने कहा कि नहीं आप बस प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लें, अपनी सफाई पेश करें, इस्तीफ़ा आपने नहीं देना। तो हुआ ये कि उस चैनल को बड़ी एम्बैरसमेंट हुई कि अब जनाब क्या करें कि ये एक तो खबर अब ज़ाहिर है वज़ीर साहब ने खुद दी हुई थी और उसका कोई कुछ नहीं हो सकता था। तो जो सियासी खबरें होती हैं बाज़ औक़ात अपना फ़ायदा हासिल करने के लिए इस तरह की खबरें जो खिलाफ हकीकत होती है वो चलाई जाती हैं। तो अब चूँकि सियासत के अंदर किरदार भी ऐसे हैं जो ज़ाहिर है सामने नहीं आ सकते, सामने आने वाले किरदार तो फिर ज़ाहिर है डिस्क्रेडिट हो गए। अब वो वज़ीर साहब जो हैं अगर कम से कम 10 रिपोर्टरों को, मेरे जैसों को फ़ोन करेंगे तो वो उनके कहे हुए पे यकीन तो नहीं करेंगे, हालांकि वो अब बड़े ओहदे पर फायज हैं। लेकिन इस तरह जब होता है तो डिस्क्रेडिट जो है वो हमारा नहीं है, डिस्क्रेडिट फिर किसी और का है। हम तो माफी तलाफी कर लेते हैं। पूछ रहे हैं ना, हमारी कहते तो हैं कि आपने बहुत सारे लोगों को मुसद्दका ज़राए से ये खबर आई है कि ये गिरफ्तार हो गए, हिरासत में ले लिए गए, साबिक IG जेल खाना जात, और फिर बाद में आप ही टीवी चैनल्स के ऊपर उसी की तरदीद चला रहे हैं। अब हमारा तो मरता क्या ना करता वाला मामला है ना। अच्छा खैर, थोड़ा सा सर एक पॉलिटिकल क्वेश्चन, वो अभी थोड़ी देर पहले शेर अफजल मरवत साहब से बात हो रही थी, उनका ये कहना था कि वी हैव रीच्ड दिस कंक्लूजन, हम इस नतीजे पे पहुंच गए हैं कि बहुत देर हो चुकी है और अब इजाज़त मिलती है ना मिले, NOC मिलता है ना मिले, हमने अब एहतजाज करना है, और पंजाब में खास तौर पे एंड इन इस्लामाबाद, और फिर 9 मई जैसा वाक़या नहीं होगा उसकी जिम्मेदारी हमारी है। लेकिन ये एक अब टकराव की तरफ मामला फिर आगे जाते नजर आ रहे हैं। आपको लगता है कि दिस इज द राइट स्ट्रेटजी और उनका ये ख्याल दुरुस्त है कि भाई बहुत हो गया, अब इंतजार अब यही होगा कि हम भी यहां से पोशी करेंगे? सिर्फ PTI का ये स्टैंस। देखिए, टकराव की तरफ तो मामला मुझे नहीं, मैं नहीं कहता कि टकराव है। हाँ, आप यूं कह सकते हैं कि जो उलझाव और बहरान है वो मजीद बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, और इस उलझाव को रोके हुए हैं, इस उलझाव को बढ़ने से जो शख्सियत रोके हुए है वो उनका नाम है इमरान खान। इमरान खान अब तक बहुत एहतियात से चल रहे हैं, और बिलखुसूस 9 मई के बाद तो बहुत ही एहतियात से चल रहे हैं। आप देख लीजिए कि उनकी तरफ से कहा जाता है कि जलसा करें फलां जगह, लेकिन ये भी साथ कहा जाता है कि जलसे की इजाज़त लेके जलसा करना है। इजाज़त नहीं मिलती, नहीं करते। इजाज़त मिलती है, वापस ले ली जाती है, लोग जाके वापस आ जाते हैं। तो एक एहतियात का आलम जो है वो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के अंदर मौजूद है, और जब तक इमरान खान साहब इस एहतियात का मशवरा और हुक्म देते रहेंगे अपनी पार्टी को, उनकी पार्टी यहीं तक रहेगी। लेकिन उसके साथ पार्टी के अंदर बहुत सारे ऐसे अनासिर मौजूद हैं जो ये समझते हैं कि हरचे बादाबाद कहते हुए उन्हें मैदान में उतर जाना चाहिए, उन्हें सड़कों पर आना चाहिए, उन्हें लाहौर की सड़कों पर आना चाहिए, उन्हें इस्लामाबाद की सड़कों पर होना चाहिए, हत्ता कि उन्हें कराची की सड़कों पर भी होना चाहिए। लेकिन यहाँ से एक सवाल पैदा होता है कि क्या ये तहरीक लंबे अरसे तक बरकरार रखी जा सकती है जब जमात के अंदर 2 तरह की ओपिनियन हो। एक वो जैसे आपने शेर अफजल मरवत साहब से मंसूब करके कहा या उन्होंने आपको बताया, और एक वो कि जो कहते हैं कि नहीं अभी हमें थोड़ा सा ठंडा रहना चाहिए, हमें दीगर पार्टियों को साथ लेकर चलना चाहिए। तो अब इन दोनों में से कौन सी राय प्रिवेल करती है, ये हर बड़ी पॉलिटिकल पार्टी के अंदर चलता रहता है मामला। और मुझे ऐसे लगता है, मेरी जो अंडरस्टैंडिंग है वो ये है कि आइंदा
1-2 महीने तक कोई बड़ी तहरीक तो मैं उठते हुए नहीं देख रहा, लेकिन बहरहाल 1-2 महीने के बाद पाकिस्तान के अंदर हालात काफ़ी बदल जाएंगे और उसमें ऐन मुमकिन है कि शेर अफजल मरवत जैसे लोगों की राय पीटीआई के अंदर गालिब आ जाए और फिर सड़कों के ऊपर हमें लोग नज़र आ रहे हों या सड़कों पर पुलिस नज़र आ रही हो। हर दो सूरतों में हुकूमत को मुसीबत का सामना करना पड़ेगा। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, 2 चीज़ें हैं, उन पे मैं आपका कमेंट चाहता हूँ। एक खबर आपकी भी नज़र से गुजरी होगी, हिलाल इम्तियाज़ जिन लोगों को मिलना है उनकी वो लिस्ट आपने देखी, वो जो सामने आई, उसमें सब सोच रहे थे ये उमर फारूक साहब कौन है। सो पता चला ये वो उमर फारूक साहब हैं जिन्होंने तोशा खाना की वो घड़ियाँ जो इमरान खान साहब ने ली थी और बेची थी, इन्होंने ख़रीदी थी। एहसन इकबाल साहब से पूछा गया कि ये नाम कहाँ से लिस्ट में आया, उन्होंने कहा मुझे नहीं पता कहाँ से आया। ये कौन सी समाजी खिदमत है जिसके नतीजे में आप, जिसके सिले में आप हिलाल इम्तियाज़ से नवाजने का आपने फैसला किया उमर फारूक साहब को? वो कहने लगे मुझे ये भी नहीं पता। मतलब एट द हाईएस्ट लेवल जहाँ पे ये फैसला हो रहा है उनको ये नहीं पता, और फिर उसके बाद वो ये भी नहीं कह रहे कि मैं इसको देख के इस नाम को लिस्ट में से निकालूंगा। क्या मैसेज हम दे रहे हैं अपने मुल्क के? ये समाजी खिदमत है कि एक बंदे ने घड़ियां खरीदी थी और इस वजह से अब उसको हमने हिलाल इम्तियाज़ देना है, और जो कंसर्न मोस्ट आदमी है वो कह रहा है मुझे पता ही नहीं नाम कहाँ से आया है और मैंने निकालना भी नहीं है, निकलेगा भी नहीं, मिल जाएगा तमगा इनको। अकबर बाजवा साहब, प्रॉब्लम ये बन चुकी है पाकिस्तान में कि पाकिस्तान के जो मोहतरम तरीन तमगे, ख़ास तौर पर जो सिविल अवार्ड हैं, वो ऐसे लोगों को दिए जा रहे हैं, बल्कि उनके ऊपर फेंके जा रहे हैं, रेवड़ियों की तरह बांटे जा रहे हैं कि अब इनकी कोई अहमियत ही नहीं रह गई। अब आप ज़रा तसव्वुर कीजिए कि इन साहब का नाम जिस फहरिस्त में हो, उस फहरिस्त में 4 वो लोग भी हों जो वाकई इस अवार्ड को डिज़र्व करते हैं, तो उनकी भी क्या हैसियत रह गई। उनके बारे में भी यही होगा कि इन्होंने भी कोई इसी किस्म की खिदमत सर अंजाम दी होगी। तो हमारे अवार्ड्स पिछले कुछ अरसे में इसी तरह की शाहबख्शियों के नतीजे में वो अपनी अहमियत खो बैठे हैं, और फिर हमारी हुकूमतों का तर्ज अमल भी कुछ अजीबोगरीब है। मिसाल के तौर पे अभी एक नौजवान ने पाकिस्तान के लिए बड़ा अवार्ड, उन्होंने पाकिस्तान के लिए ओलंपिक्स का गोल्ड मेडल जीता। अभी वो नौजवान है, उस नौजवान के नाम पे हमारी सरकार कहती है, और बल्कि सरकार का शहबाज शरीफ साहब हमारे वज़ीर आज़म ने ऐलान ही कर दिया कि एक सड़क उनके नाम पे कर दी जाएगी। अब आप ज़रा तसव्वुर कीजिए कि सड़क के बारे में हमेशा जब किसी के नाम रखना हो तो उसूल ये रखा जाता है कि उनकी ज़िंदगी में ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि खुदा न खास्ता कल को ज़िंदगी में वो कोई अभी नौजवान आदमी है, कल को तमगा हार जाए या बुरी तरह हार जाए तो क्या आप सड़क का नाम वापस ले लेंगे? या कल को खुदा न खास्ता कोई और गलती हो जाए तो क्या आप सड़क का नाम वापस करने पे मजबूर हो जाएंगे? देखिए, ये जो इस तरह की शाह बख्शियाँ हैं या शाह खर्चियाँ हैं, और बल्कि फजूल खर्चियाँ हैं तमगों की और एजाज़ात की, उन्होंने पाकिस्तान की रियासत के एजाज़ात को भी किसी काबिल नहीं छोड़ा। तो ये जो माशरे में आपको हमागीर जवाल नज़र आ रहा है, वो अब आपको बिल्कुल आखिर तक पहुँचा हुआ दिखाई देता है। और मैं तो यहाँ तक अर्ज़ करूँ कि पाकिस्तान में एक ही बुनियादी तौर पे एक साजिश है जो हर वक्त जारी रहती है, वो है नालायकी की साजिश, इनकॉम्पिटेंस की, कि ऊपर वाला नालायक नीचे वालों में से सिर्फ उस शख्स को प्रमोट करता है जिसके अंदर रीढ़ की हड्डी ना हो, जिसके पास अपने पैरों पर खड़े होने की सलाहियत ना हो। तो नालायक दर नालायक एक हमने एक पिरामिड बना दिया है, एक अहराम बना दिया है जो नीचे से भी नालायकों पर मुश्तमिल है। अच्छा तो सर, लास्टली एक और चीज़ पे भी कमेंट कीजिएगा। हम तो खैर साफ़ी हैं, छोटे लोग हैं, तनकीद करते हैं तो मकसद यूजुअली ये होता है कि तामीर के लिए कर रहे हैं, मुल्क की खातिर कर रहे हैं। इधर शायर शेर कहता है, वो मिसरा उठाने की बजाय शायर उठा लिया जाता है। कोई फनकार अपने फ़न का मुजाहरा करता है तो उससे लुत्फ़ उठाने की बजाय फनकार उठा लिया जाता है। ये मामला तो जनरल ज़िया के मार्शल लॉ में हुए हैं, जनरल मुशर्रफ के मार्शल लॉ में भी हमने नहीं देखे। मैं ऑन खोसा की बात कर रहा हूँ, वो एक फनकार है, कॉमेडी कंटेंट क्रिएट कर रहा है, उससे खतरा लाहिक हो गया रियासत को। देखिए, जब जो कमज़ोर रियासत होती है या जिन हुकूमतों के पाँव के नीचे अवामी हमायत का कालीन नहीं होता, तो उन हुकूमतों का तर्ज अमल इसी तरह होता है कि वो हुकूमतें हर छोटी सी भी मुखालफत को ये समझती हैं कि उनकी तरफ किसी ने तोप का गोला चला दिया है। कोई एक फ़िक्रा, कोई एक वायरल वीडियो, कोई एक लतीफ़ा, कोई एक मज़े की बात। हम देखते हैं कि हमारे जितने भी हुक्मरान हैं, इनका तर्ज अमल यकसर यही रहा है। आपको इसकी एक मिसाल दूं कि जब नजम सेठी साहब को नवाज शरीफ साहब ने उठवाया था, तो उस वक्त भी एक मज़ाहिया कॉलम था जो उनके अखबार में छपा था।
और वो मज़ाहिया कॉलम बड़ा ही दिलचस्प था। उस पर मज़ा लेने की बजाय उस पे एडिटर को उठा लिया गया। इसी तरह आपको ये भी याद होगा कि सदर आसिफ अली जरदारी जब पहली बार सदर थे तो उनके बारे में तरह तरह के कुछ लतीफ़े आते थे और उन दिनों SMS पे आया करते थे। तो हमारे रहमान मलिक साहब जो उस ज़माने में वज़ीर दाखिला थे, मरहूम, अल्लाह ताला उनको गरीक रहमत करे, उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि अब ये जो व्हाट्सएप है हम इस पर भी पाबंदी लगा देंगे। जिस बात कीजिएगा SMS, ये जिस तरह के व्हाट्सएप पे आजकल हम सुन रहे हैं ना, ये एग्जैक्टली 2008 से लेके 2013 तक, बिलखुसूस 2010-11 में हम यही सुना करते थे कि चूंकि आपने जरदारी का नाम लिया है, जरदारी साहब के हवाले से कोई लतीफ़ा घड़ा है और बड़े दिलचस्प लतीफ़े थे, उस पर इंजॉय करना चाहिए बजाय इसके कि आप उन लतीफ़ों की बुनियाद के ऊपर मुकदमे बनाएं या इन छोटे छोटे स्किट्स जो ऑन खोसा बनाते थे। और मैं तो उनका बड़ा मद्दा हूं कि वो बड़े अच्छे स्किट्स बनाते थे और ऐसे स्किट बनाने वाले से हुकूमत को क्या खतरा है, लेकिन होना नहीं चाहिए, होना नहीं चाहिए खतरा। लेकिन बहरहाल हम तो दरखास्त कर सकते हुकूमत से और दस्तबस्ता दरखास्त कर सकते हैं कि मज़ा लें, एक्शन ना लें इन चीज़ों के ऊपर। और खोसा साहब कम अज़ कम और कुछ नहीं, आपको ये लगता है कि उन्होंने कोई काबिल दस्तंदाजी कोई जुर्म किया है तो उनको ट्राई कीजिए किसी कोर्ट के अंदर, उन पर कोई केस दायर कीजिए और उसके बाद उनको अदालत के अंदर वो केस चला के उनको खिलाफ अगर सज़ा बनती तो मिल जाएगी उनको। लेकिन उनके घर वालों को या किसी के भी घर वालों को इस अज़ियत से नहीं गुजरना चाहिए कि उन्हें ये पता ही ना हो कि उनका वो शख्स कहाँ पे है। खैर, बहुत शुक्रिया हबीब अकरम साहब, आपने अपना कीमती वक्त दिया, प्रोग्राम आपने देखा, आपका भी बहुत शुक्रिया नाज़रीन। कल मुलाकात होती है।